Good morning, all of you. I hope all you are good at home. Now, what we have studied in our last class was about magnetic dipole moment and magnetic dipole. हमने पढ़ा था mu equals to NIE. उसके अलावा हमने न्यूट्रल पॉइंट्स देखे थे, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे हमारी पिछली क्लास में. टॉक भी पढ़ चुके थे. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? अर्थ मैग्नेटिज्म. अर्थ का मैग्नेटिज्म, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. अर्थ मैग्नेटिज्म. अर्थ का मैग्नेटिज्म. तो अर्थ मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? सबसे पहले हम ये समझते हैं. हमने 11th में पढ़ा अबाउट ग्रेविटेशन. Gravitation is that force which brings the objects back to the surface of the earth and thrown upwards. जब हम किसी सरफेस को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वापस नीचे की तरफ आ जाता है. दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशन. वो किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशन. अब वो चाहे कोई भी मटेरियल हो, कोई भी क्या हो, मटेरियल हो, बट वो वापस कहाँ आ जाता है? अर्थ के सरफेस पे. कोई भी मटेरियल हो वापस कहाँ आ जाता है? अर्थ के सरफेस पे. वो क्यों आ जाता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. बट कुछ साइंटिस्ट ने ये क्लेम किया कि ये मैग्नेटिक फोर्स की वजह से भी आ सकता है. यानी जब मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ लगता है तो भी ये सरफेस पे सारे मटेरियल्स वापस आ जाते हैं. कुछ साइंटिस्ट ने इसको क्लेम किया. बट साइंस एंड फिजिक्स इज ऑल अबाउट द ट्रूथ्स एंड द फैक्ट्स. तो कुछ फैक्ट्स क्या मिले जिससे हमें पता चला कि अर्थ भी मैग्नेटिज्म को शो करता है. क्या इसके कॉजेस थे? इसके अर्थ मैग्नेटिज्म की क्या क्या कॉजेस थे? पहला कॉज मैग्नेटिक नीडल. पहला कॉज क्या है? मैग्नेटिक नीडल. नीडल क्या होती है? मैग्नेटिक नीडल ऐसा कोई डिवाइस होता है, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम फ्रीली अगर सस्पेंड कर दें तो वो हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल की डायरेक्शन को शो कर देता है. नॉर्थ पोल और साउथ पोल की डायरेक्शन को शो कर देता है. तो जब हमने वर्टिकली इसको सस्पेंड किया मैग्नेटिक नीडल को, तो नीडल क्या हो गई? डिफ्लेक्ट हो गई. तो जैसे ही नीडल डिफ्लेक्ट हुई तो हमें पता चल गया कि अर्थ की वजह से क्या हो रही है? डिफ्लेक्ट हो रही है. फिर सेकेंड जो इसका कॉज था वो था कि अगर हम किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन, कोबाल्ट, कॉपर, निकेल, इन सभी को जब हम अर्थ क्रस्ट के अंदर बरीड कर देते हैं, गाड़ देते हैं बहुत ज़्यादा टाइम के लिए, तो कुछ टाइम के बाद ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? मैग्नेट की तरह. किसकी तरह बिहेव करते हैं? मैग्नेट की तरह. तो ये दूसरा रीज़न था जिससे हमें पता चला कि मैग्नेट अर्थ के अंदर भी है. तीसरा रीज़न क्या था? जो थर्ड रीज़न इसका था वो था न्यूट्रल पॉइंट्स का मिलना. न्यूट्रल पॉइंट्स हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं. वो पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? जीरो. या फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है. उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट. फिर अब इसको हम टेक्निकली समझते हैं. ये सारे इसके क्या थे? रीजन. बहुत सारे साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया बट एक्सप्लेन बहुत कम कर पाए. तो हम सिर्फ अब उनके कंक्लूजन्स को स्टडी करेंगे, उनके कंक्लूजन्स को. तो जैसे हमने अज्यूम किया लाइक दिस बी आवर अर्थ. हो सकता है थोड़ा सर्कल सही नहीं बना, बट अज्यूम कर लेना कि ये क्या है? स्फीयर की तरह अर्थ का सर्कल. ये अर्थ का स्फीयर है. तो अब अगर ये अर्थ का स्फीयर है तो अगर एक लाइन जो इसको इस तरह से डिवाइड करती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर. क्या बोलते हैं? इक्वेटर. क्लियर है सबको? दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर. इस लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटर. और एक लाइन जो वर्टिकली इस तरह से डिवाइड करती है, ये पोल जो दोनों पोल्स को कनेक्ट करती है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को, एक ये लाइन है. दो लाइंस हमने ड्रॉ की अभी तक, एक इक्वेटर और एक नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ने में. अब जैसे हमने अज्यूम किया मैग्नेट पहले तो साइंटिस्ट अज्यूम करते थे कि जो मैग्नेट है, जो अर्थ के सरफेस के अंदर मैग्नेट है, वो बहुत बड़ा एक मैग्नेट है
और वो पूरा का पूरा मैग्नेट इसके नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक रखा हुआ है इस तरह से। बट क्या हुआ, ये थ्योरी गलत प्रूव हो गई और क्या अज्यूम किया गया बाद में कि जो मैग्नेट होता है वो मैग्नेट हमेशा अर्थ की ज्योग्राफिकल एक्सिस से कुछ एंगल पे इंक्लाइन रहता है, यानी वो मैग्नेट इस तरह से रहता है। इस तरह से अर्थ के पूरे सरफेस के अंदर क्या रहता है, मैग्नेट रहता है। क्या रहता है अर्थ के पूरे सरफेस में, मैग्नेट। इज दैट क्लियर? पहले क्या अज्यूम किया गया कि ये जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट कर रही है, ज्योग्राफिकल एक्सिस जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट कर रही है, उसी के ऊपर मैग्नेट रखा हुआ है, यानी उस पूरे के ऊपर क्या है, मैग्नेट है, क्योंकि वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन ही बता सकते थे मैग्नेटिक नीडल। बट बाद में क्या हुआ कि क्या अज्यूम किया गया कि मैग्नेट इस तरह से रखा हुआ रहता है। इस तरह से रखा हुआ रहता है तो मैग्नेट की ये एक एक्सिस है। मान लेते हैं एक मैग्नेट थोड़ा छोटा हम कर लेते हैं, हमारे लिए समझने में दिक्कत नहीं होगी, तो हमने एक बार मैग्नेट को थोड़ा सा क्या कर लिया, छोटा कर लिया। बट है क्या ये पूरे सरफेस में। अब यहां से भी इसके सेंटर से भी क्या पास होगी, लाइन पास होगी, इसके सेंटर से भी एक लाइन पास होगी। इस लाइन को क्या बोलते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। ये लाइन कौन सी होती है, मैग्नेटिक एक्सिस। द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस। जो लाइन मैग्नेट के सेंटर से पास होती है उसे क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक एक्सिस। मान लेते हैं हमने अज्यूम किया कि ये पोल कौन सा है, साउथ पोल, और ये पोल कौन सा है, नॉर्थ पोल। जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, क्या डिफरेंसेस है इन दोनों में। साउथ पोल जनरली क्या होता है कि अट्रैक्ट करता है नॉर्थ पोल को। साउथ पोल हमेशा किसको अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ पोल को। तो ये जो मैग्नेट का एंड है, ये कौन सा एंड है, नॉर्थ वाला, और ये वाला एंड कौन सा है, साउथ वाला। इसीलिए क्या हुआ कि मैग्नेट किस तरह से इंक्लाइन हुई, जो मैग्नेट का साउथ पोल था वो नॉर्थ की तरफ चला गया, और जो नॉर्थ पोल था वो कहाँ चला गया, साउथ की तरफ। ये कैसे हुआ, क्योंकि मैग्नेट हमेशा अपोजिट पोल को क्या करती है, अट्रैक्ट या रिपेल। अगर मैग्नेट को नॉर्थ पोल को नॉर्थ के पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, और अगर साउथ पोल को साउथ पोल के पास लेके जाएंगे तो भी क्या होगा, रिपल्शन। तो हमेशा साउथ पोल किसकी तरफ मूव करेगा, नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ पोल किधर मूव करेगा, साउथ की तरफ। इज दैट क्लियर? अब ये तो बात हुई, बट क्या आप लोग को पता है कि अर्थ अपनी ही एक्सिस पे इंक्लाइन रहती है। अर्थ क्या रहती है, अपनी ही एक्सिस पे। अब जैसे अगर हम इस मैग्नेट को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम एक प्लेन इस तरह से ले सकते हैं, जो ये प्लेन अर्थ को क्या कर रहे हैं, दो पार्ट्स में, मैग्नेट को क्या कर रहा है, दो पार्ट्स में डिवाइड। और इक्वेटर से भी एक इस तरह से क्या पास हो रहा है, प्लेन पास हो रहा है। तो दो प्लेन्स हमने ड्रॉ किए। अब जब हमने इन प्लेन्स को ड्रॉ किया तो हमने क्या देखा कि जो ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है और जो मैग्नेटिक एक्सिस है, ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस, ये हमेशा कुछ एंगल पे इंक्लाइन होते हैं। हमेशा कुछ एंगल पे क्या होते हैं, इंक्लाइन। यानी ये है क्या, अब एक्सिस से कैसे पता चला कि वो इंक्लाइन है या नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हमने पढ़ा था एक मैग्नेटिक मेरिडियन। ये क्या होता है, इट इज द प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस। ये क्या होता है, जो मैग्नेटिक एक्सिस होती है उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होता है उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन। ऐसे ही ये जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है इसके भी परपेंडिकुलर क्या होगा, प्लेन। यानी दो प्लेन्स की पोजीशन किस तरह होगी, दो प्लेन्स की पोजीशन किस तरह होगी, एक प्लेन इस तरह से है ज्योग्राफिकल प्लेन, और दूसरा प्लेन जो इसके इंक्लाइन है वो इस तरह से है। एक प्लेन ऊपर की तरफ है और एक प्लेन इस तरह से क्या है, इंक्लाइन है। तो ये जो दोनों प्लेन्स हैं इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होगा, अ प्लेन परपेंडिकुलर टू ज्योग्राफिकल एक्सिस, और
मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा? अ प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है, वो एंगल अराउंड होता है 11.3 डिग्री का, 11.3 डिग्री का। ये सारे क्या है इसके पार्ट्स हैं। ये 11.3 डिग्री का एक एंगल यहाँ पे बन गया। जब ये एंगल बना तो कुछ साइंटिस्ट ने क्या कहा कि ये एंगल चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता रहता है? क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पे तो रोटेट करती ही है, बट सन के अराउंड एक ऑर्बिट पे भी रोटेट करती है, रोटेट भी करती है और रिवॉल्व भी करती है। इस वजह से क्या हुआ कि इनके एंगल्स जनरेट हुए और वो एंगल्स टाइम टू टाइम क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। फिर अब ये सब डिस्कशन हुआ। ये सब डिस्कशन होने के बाद क्या रिजल्ट निकाला गया, क्या रिजल्ट अज्यूम किया गया या निकाला गया, वो क्या क्या है? क्या रिजल्ट्स निकाले गए? सबसे पहला रिजल्ट क्या निकाला गया कि अर्थ रोटेट कर रही है। अर्थ क्या कर रही है? रोटेट। तो उसके जितने भी पार्टिकल्स उसके अंदर होंगे, उसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे, चाहे छोटा से छोटा हो, चाहे बड़े से बड़ा हो, या फिर कोई चार्ज हो या कोई आयन हो, या फिर कोई चार्ज या फिर कोई आयन, कोई चार्ज हो, आयन हो या कोई पार्टिकल हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, जब वो रोटेट करेंगे, जब वो क्या करेंगे? रोटेट, तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। आयंस मूव करती है, हमने पढ़ा है, आयंस आइदर कैटायन, एनायन, ये सब करंट को क्या करती हैं? प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पे भी ये करंट को क्या करेगी? प्रोड्यूस। और जैसे ही करंट प्रोड्यूस होगा तो क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिज्म। ये हमने 7th चैप्टर में पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में फ्लो होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है। सेम उसी तरह जब अर्थ के अंदर आयंस का, पार्टिकल्स का या चार्जेस का मोशन होगा तो वहां पे करंट प्रोड्यूस होगा और उस करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिज्म। दैट्स व्हाई अर्थ्स मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड। अर्थ का मैग्नेटिज्म इन सभी कारणों की वजह से प्रोड्यूस होता है, इन सभी रीजंस की वजह से प्रोड्यूस होता है। जो मोस्ट सबसे ज्यादा रीजन अज्यूम किया गया वो कौन सा है? दिस लास्ट वन। अर्थ रोटेट करती है, रोटेट करने के बाद उसके पार्टिकल्स भी रोटेट करेंगे, पार्टिकल्स में आयंस भी हो सकती हैं, चार्जेस भी हो सकते हैं, मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, वो सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं जो अर्थ के सरफेस के अंदर होते हैं। बट जब वो रोटेट करेंगे तो करंट प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिज्म। यही रीजन सबसे ज्यादा माना गया है अर्थ के मैग्नेटिज्म का। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इट वाज ऑल अबाउट द अर्थ्स मैग्नेटिज्म। बट इसको मैथमेटिकली डिस्कस करने के लिए इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, कुछ कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया गया। वो क्या क्या है वो अब हम देखते हैं। ओके, अभी हमने देखा कि अर्थ का मैग्नेटिज्म क्यों शो होता है। नेक्स्ट थिंग हम क्या देख रहे हैं? उसके एलिमेंट्स या फिर कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स और elements of Earth's magnetism, components और elements of Earth's magnetism। अर्थ के मैग्नेटिज्म के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? अर्थ के मैग्नेटिज्म के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला इसका पार्ट क्या है? द फर्स्ट पार्ट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एक बात आपको बता देता हूं पहले, जो नोट्स के अंदर डेफिनेशन हमने लिखी है वहां पे इंक्लिनेशन लिखा हुआ है गलती से, उसको आप डिक्लाइनेशन कर लेना फर्स्ट डेफिनेशन को। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ये क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन, ये एंगल होता है किसमें? मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में। अभी हमने देखा था कि जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, बट मैग्नेटिक एक्सिस इस तरह से इंक्लाइन रहती है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम में? ये प्लेन है मान लीजिए मैग्नेटिक मेरिडियन का, और इसके जस्ट पीछे जो प्लेन है वो किसका है? ज्योग्राफिक मेरिडियन का। तो
इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ना सेकंड कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट क्या है? इट इज द एंगल ऑफ डिप। सेकंड क्या है हमारे पास? एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन, और इंक्लिनेशन इसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन। अब जो मैग्नेटिक मेरिडियन हमने देखी वो कुछ एंगल पे इंक्लाइन रहती है और नीडल को वहां पे रखें तो वो भी क्या रहती है? इंक्लाइन। कैसे? जैसे ये नीडल की डायरेक्शन है, यहाँ पे क्या प्लेस है? मैग्नेटिक नीडल। तो नीडल यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बना रही है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ पे क्या प्लेस है? मैग्नेटिक नीडल। इस चीज का ध्यान रखना है हमें। मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन किधर है? इस तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी। तो एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन BH। BH क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो सरफेस के ऊपर वाला कंपोनेंट है। तो एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म, अर्थ के मैग्नेटिज्म के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और जो मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड हमें मिली। द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज नोन एज एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन। इसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय पाई। दो चीजें हमने पढ़ी, एक हमने पढ़ा एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन, थीटा। एंगल ऑफ डिप और इंक्लिनेशन द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म एंड वर्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज नोन एज व्हाट? एंगल ऑफ डिप और इंक्लाइनेशन। ये एंगल कितना होता है? फाई। हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? फाई से। थर्ड वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की हम वैल्यू कैसे निकालते हैं? जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास BH है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? अब ये डायग्राम हमने देखा, इस डायग्राम को वापस यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को। ये क्या है? BH, ये क्या है? BV, और ये क्या है? B, और ये एंगल कितना बन रहा है? 5। अगर हम इस डायग्राम में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाएं या ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अप्लाई करें तो ये जो B है और इस कंपोनेंट को हमने इस तरह से इंक्रीज कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? BH। तो BH और BV के बीच में जो वर्टिकल कंपोनेंट है और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम व्हाट वी कैन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। कैसे फाइंड करते हैं? B इज इक्वल्स टू B स्क्वायर इज इक्वल्स टू BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। तो B इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास? BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर का रूट। इस ट्राइंगल में हमने पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर दिया। अब अगर हमें इस फाई की वैल्यू निकालनी है तो tan थीटा हमने बहुत बार पढ़ा है। तो tan फाई किसके इक्वल होता है? ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? BV और बेस क्या है? BH। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है? BV और बेस क्या है? BH। तो इज इक्वल्स टू BV अपॉन BH। तो BV और BH के बीच में हमारे पास एक और रिलेशन आ गया, BV अपॉन BH इज इक्वल्स टू tan फाई। हम यहाँ से भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सारे क्या थे हमारे? अर्थ मैग्नेटिज्म के टॉपिक के कंपोनेंट्स। क्यों डिवाइड किया? ताकि थोड़ा छोटा हो जाए। इज दैट क्लियर?
एलिमेंट्स हैं ये तीनों, कौन कौन सा, एक एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एक एंगल ऑफ डिपर इंक्लिनेशन और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। अब हम कुछ टर्म्स देखते हैं, कुछ टर्म्स, वो टर्म्स जो मैग्नेटिक मटेरियल से रिलेटेड होती हैं कि मटेरियल की हम पहचान कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम पता कैसे कर सकते हैं कौन कितना ज़्यादा मैग्नेटिक है या क्या वो किसी मटेरियल को मैग्नेटाइज कर पाएगा। ऑल दैट थिंग्स वी विल डिस्कस नाउ कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। 3 कंपोनेंट्स हमने पढ़े। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कुछ टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स उनकी कुछ डेफिनेशंस हैं जो मैग्नेटिक मटेरियल या मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होते हैं। कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट वन इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब है कि कितनी ज़्यादा उसमें ताकत है किसी चीज़ को मैग्नेटाइज करने की। कैसे इसको निकालते हैं? इट इज़ नथिंग, इट इज़ बट द रेशियो ऑफ, ये रेशियो होता है कैपिटल M और कैपिटल V का। कैपिटल M क्या है यहाँ पर? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू V। V क्या है यहाँ पर? वॉल्यूम। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू वॉल्यूम। इसे क्या बोलते हैं हम? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसकी यूनिट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या आती है? एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब। 2 मीटर से 2 मीटर कैंसिल, नीचे 1 मीटर बच गया, एम्पियर पर मीटर। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू द वॉल्यूम। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? आई से। क्या यूनिट होती है इसकी? एम्पियर पर मीटर। अगर इसकी डायमेंशन भी लिखना चाहें तो m0, L-1, T0 और A1। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो होता है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट टू वॉल्यूम। नेक्स्ट थिंग अब देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? सेकंड है हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होती है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H। ये होती क्या है मैग्नेटाइजिंग फील्ड? इसको समझते हैं पहले। जैसे ये हमारी एक, यहाँ पे एक मैग्नेटिक मटेरियल रखा हुआ था जिसका नॉर्थ और साउथ पोल था। क्या हुआ कि हमने यहाँ पे एक दूसरा मटेरियल लेके आए A। हम एक मटेरियल यहाँ पे लेके आए A, तो क्या हुआ? A मटेरियल भी इस फील्ड में आने से थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो गया। यानी the area around the magnet in which if we bring a non-magnetic substance and it gets magnetized, और वो क्या हो जाता है? मैग्नेटाइज हो जाता है। उस एरिया के अंदर अगर हम कोई नॉन मैग्नेटाइज सब्सटेंस लाते हैं और वो मैग्नेटाइज हो जाता है तो इस फील्ड को क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। सिंपल सा क्या मतलब है इसका कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस लाते हैं और वो मैग्नेटाइज हो जाए तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी बोल सकते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H से। ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। B इज प्रोपोर्शनल टू H। जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन होता है क्या आता है? कांस्टेंट। वो कांस्टेंट क्या है यहाँ पर? म्यू H। म्यू क्या है यहाँ पर? Mu is nothing but it is the magnetic permeability of any medium। किसी मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है? म्यू। तो अगर हमें यहाँ से म्यू की वैल्यू निकालनी है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की तो B/H। H की वैल्यू निकालनी है तो H इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? B/म्यू। B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या यूनिट होती है इसकी? टेस्ला। जब इन दोनों की यूनिट्स को हम डिवाइड करते हैं तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की यूनिट क्या होती है? हेनरी। द यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज हेनरी।
एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय H ओनली। इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको H से। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, थर्ड वन इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं X से, इससे रिप्रेजेंट करते हैं X। ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ I एंड H। ये I और H का रेशियो होता है, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। X is equals to I upon H। X is equals to I upon H, ये रिलेशन होता है इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ये क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, म्यू आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखिएगा, म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। Magnetic permeability is the ratio of magnetic permeability of any medium. Magnetic permeability is the ratio of magnetic permeability of any medium to the magnetic permeability of free space. ये ratio होता है किसका, magnetic permeability of any medium to the magnetic permeability of free space. Is that clear? नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट मैग्नेटिक क्वांटिटीज। इन सभी क्वांटिटीज के बीच में, इन सभी टर्म्स के बीच में हम रिलेशन लिखना चाहते हैं, तो कैसे स्टार्ट करेंगे। x इक्वल टू आई अपॉन एच हमने पढ़ा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। फिर हमने पढ़ा म्यू आर, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। फिर हमने पढ़ा b इक्वल्स टू म्यू इनटू h, मैग्नेटाइजिंग फील्ड वाले फॉर्मूले में। अब इन सबको हमें रिलेट करना है, कैसे रिलेट करते हैं वो देखते हैं यहाँ पर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दो चीज़ों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। किसके, एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड के और एक मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी के। इन दोनों चीज़ों के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या फिर हम कह सकते हैं कि B इक्वल्स टू क्या होगा, BH प्लस BI। BH प्लस BI ये क्या होगा, इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जब BH किसके प्रोपोर्शनल होता है, H के है मैग्नेटाइजिंग फील्ड और BI किसके प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी के। I क्या है, इंटेंसिटी। तो हम जब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या फॉर्मूला बनता है, BH is equals to mu naught into H और BI is equals to mu naught into I। हमने क्या किया कि इन दोनों को अलग अलग प्रोपोर्शनेट में हमने लिखा। कैसे लिखा, BH जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के, और जो इंटेंसिटी की वजह से जनरेट हुई वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, BI के। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू क्या आएगा, BH प्लस BI। तो BH और BI की वैल्यू हम पुट करते हैं। BH कितना है, म्यू नॉट इंटू H और BI कितना है, म्यू नॉट इंटू I। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, म्यू नॉट। तो म्यू नॉट हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, H प्लस I। B इक्वल्स टू म्यू नॉट H प्लस I। अब हमें यहाँ पर H कॉमन लेना है। तो H कॉमन लेने का तरीका 11th क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फोर्सफुली कॉमन लेना, जबरदस्ती कॉमन लेना। हम क्या कॉमन ले रहे हैं, H। तो जैसे ही हम H कॉमन लेंगे तो म्यू नॉट इंटू H 1 प्लस I अपॉन H, 1 प्लस I अपॉन H, ये फॉर्मूला आ गया। I अपॉन H किसके इक्वल है, X के। X क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो B इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट इंटू H 1 प्लस X। तो B की वैल्यू आ गई हमारे पास म्यू नॉट इंटू H 1 प्लस X। अब B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। B का फॉर्मूला क्या है, म्यू इंटू H। तो म्यू इंटू H इज इक्वल्स टू
म्यू नॉट इंटू एच 1 प्लस एक्स, यहाँ पे h से h क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस एक्स। ये म्यू नॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स। म्यू अपॉन म्यू नॉट किससे इक्वल आ जाएगा, म्यू आर, तो म्यू आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स, तो म्यू आर इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 1 प्लस एक्स। ये रिलेशन होता है इन सभी मैग्नेटिक सब्सटेंस में। क्वेश्चन आता है रिलेट द टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, सभी मैग्नेटिक सब्सटेंस की टर्म्स को आपको रिलेट करना है, तो आपको पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, ये पूरा डेरिवेशन आपको इसी तरह करना पड़ेगा। एंड वन मोर थिंग, इन सभी फार्मूलों में से कोई भी फार्मूला न्यूमेरिकल्स में किसी भी तरह से यूज किया जा सकता है, तो बेटर यही होगा कि आपको डेरिवेशन याद रहे। अगर डेरिवेशन याद रहेगी तो आप इजीली इनको क्या कर लेंगे, रिलेट कर लेंगे। तो x equals to I upon h, all these formulas you should know and this derivation also. This derivation also. Is that clear all of you? Next thing, जो अब इस चैप्टर में 2-3 टॉपिक्स और बचे हैं, नेक्स्ट टर्म पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे साथ में। अगर आप लोग पहले एडवांस में कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक क्यूरीज लॉ और है, उसके न्यूमेरिकल छोड़ दीजिए, बाकी न्यूमेरिकल्स की कोशिश कीजिए आप लोग सॉल्व करने की, अच्छा रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा बाद में। और सेकंड थिंग जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ मटेरियल, टाइप्स ऑफ मटेरियल जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। 3 तरह के मटेरियल्स होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक। इन तीनों सब्सटेंसेस को हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।